एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब। Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. फ्रेंड्स आज अपने डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्विज पे, यानी कृषि अर्थशास्त्र की क्विज पर बात करेंगे। अगर देखें अपने एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन की अगर बात करें तो इनके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पैट क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर आप फ्रिक्वेंटली देखोगे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अगर 4-5 क्विज देख लेते हैं तो उसमें वो सारे के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली मोर देन 99% अगर अपने बात करें तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्विज। वैसे देखो, जो अपने लेक्चर थे उनके अंदर अपने पूरा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कोई भी पॉइंट समझाने के लिए आपको पहले लेक्चर से लेकर लास्ट तक जो आपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो सबका आपस में जुड़ाव होता है। तो उतना लंबा नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कोशिश यही रहेगी कि आपको ये क्वेश्चन और उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पर्सन हु एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस विल गो डाउन इन फ्यूचर्स, ऐसा आदमी जो ये उम्मीद रखता है कि भविष्य के अंदर, यानी उसका ऐसा मानना है, ऐसी उम्मीद है उसकी कि भविष्य में क्या होगा, प्राइस में गिरावट आएगी, तो उस आदमी को अपने क्या बोलेंगे। ऑप्शन है हमारे पास ए बुल्स, बी ऑप्शन है बियर्स, सी ऑप्शन है रिटेलर्स और डी ऑप्शन है होलसेलर्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा पर्सन है जो ये सोचता है कि भविष्य में प्राइस गिरने वाला है। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट अपना राइट आंसर दे सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको आता है तो फटाफट आंसर कीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको। इसका राइट आंसर है बियर्स। यहाँ पे अपने दो क्वेश्चन क्लियर करते हैं इस इमेज के जरिए ना, इस फोटो के जरिए। देखो, जो ये सोचता है कि प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में उसको तो अपने बोलेंगे बुल, और जो ये सोचता है कि प्राइस फ्यूचर में गिरेगा, बियर, भालू, है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत सिंपल सी बात है, इमेज को दिमाग में रखना। बुल्स है वो क्या है, मारने वाला है ना, अग्रेसिव है, तो जाहिर सी बात है प्राइस अग्रेसिव यानी बढ़ेगा। बियर्स है, उसको अगर वो किसका सिंबल है, वो इसका सिंबल है कि वो भविष्य में प्राइस गिरेगा। तो ऐसा आदमी की वो ये सोचता हो कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो वो है बुल, और जो ये सोचे कि प्राइस गिरेगा उसको अपने क्या बोल देते हैं, बियर्स बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज। देखो, किसी चीज की जो यूटिलिटी है, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी कमोडिटी की, अगर उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, तो मार्जिनल यूटिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए जीरो प्रभाव पड़ेगा, बी ऑप्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी, सॉरी क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो रहेगी, या मार्जिनल यूटिलिटी कहीं प्लस में रहेगी, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली जाएगी, या फिर ऑप्शन है डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ बात आ रही है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है जब तक, तब तक मार्जिनल यूटिलिटी है वो कौन सी पोजीशन में रहती है। ए ऑप्शन है जीरो, बी ऑप्शन है पॉजिटिव, सी ऑप्शन है नेगेटिव और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। अब मैं बता देता हूं आपको, इसका राइट आंसर होगा बी, पॉजिटिव रहेगी। कैसे रहेगी, जैसे हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ती है और जब तक यूटिलिटी अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचती है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, तब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो कब होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है जब यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम लेवल पे होती है। तो मैक्सिमम लेवल के बाद तो इंक्रीज की बात आ ही नहीं रही, इंक्रीज का तो पीरियड ये है। तो इस समय आप देखो कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव बनी हुई है, ग्राफ से ऊपर ऊपर है। जब अपने टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस समय मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, और उस समय सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट होता है। जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं। तो इससे पहले पहले इसने पूछा है ना, इससे पहले पहले तो ये पॉजिटिव है।
जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाती है, जो डिसैटिस्फैक्शन है ना, असंतुष्टि अपने आप के अंदर। तो ये अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा आपका? बी ऑप्शन राइट होगा, यानी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट अपने ये क्वेश्चन बीएचयू में पूछा गया है और उसी पेपर से मैंने यहां पर इमेज काट के डाली है। व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज नेगेटिव। देखो, अगर किसी लैंड की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है नेगेटिव, द फार्मर इज, तब फार्मर कौन सी स्टेज में होता है? देखो, ऑप्शन ए है स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 2 और स्टेज 4। ये 4 स्टेज में से कौन सी स्टेज में होगा? आपने जब मार्जिनल प्रोडक्शन का ग्राफ पढ़ा था, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का, तो उसमें 3 अपने स्टेजेस की बात की थी और उसके अंदर अपने इंक्रीजिंग रिटर्न की बात की थी, डिमिनिशिंग रिटर्न की बात की थी, है ना, और डिक्रीजिंग रिटर्न की बात की थी। तो 3 स्टेजेस थी। तो कौन सी स्टेज में अब फार्मर बिलोंग कर रहा है इस केस में? जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तब क्या होगा? फार्मर कौन सी स्टेज में है? फटाफट अपना आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, आपने जो आंसर देना था वो दीजिए फटाफट। अब मैं बताता हूं आपको राइट आंसर क्या है। आंसर क्विकली दीजिए आप। देखो, ये यहां पर ग्राफ है अपना। जब अपने बात करें, सबसे पहली स्टेज होती है जिसके अंदर रिटर्न क्या होता है? इंक्रीजिंग वे में इंक्रीज होता है, तो इसको अपने इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। जो टोटल प्रोडक्शन है, रिटर्न क्या, सॉरी, टोटल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है? यहां पर इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और कौन से मैनर में इंक्रीज होता है? इंक्रीजिंग मैनर के अंदर इंक्रीज हो रहा है। अब देखो आप, मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसको तो बोलेंगे अपने स्टेज फर्स्ट, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं, पहला। दूसरी स्टेज में क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जिस मतलब रेशियो में यहां इंक्रीज हो रहा था उस रेशियो में इंक्रीज नहीं हो रहा, यानी डायमिनिशिंग रिटर्न आ रहा है। यहाँ पे कौन सा रिटर्न? इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन गिरती दर से। अगर रेट देखें, जैसे पहले 10 से प्रोडक्शन 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, तो ये क्या हो रहा था? इंक्रीजिंग रेट में। लेकिन अब क्या हो गया? 30 के बाद 30 से कितना हुआ? 36, फिर कितना हुआ? 36 से 40, 40 से कितना हुआ? 42। तो ये डिक्रीजिंग रेट में, पहले 10-10 के रेशियो में बढ़ रहा था, फिर 6-4-2 के रेशियो में बढ़ रहा है। तो ये स्टेज सेकंड है। इस स्टेज सेकंड को अपने क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं। और यही डायमिनिशिंग रिटर्न का जो लो अपने पढ़ते हैं वो पढ़ा था पीछे, ठीक है। तीसरी स्टेज, हाँ सॉरी, इसमें आप देखोगे तो सेकंड स्टेज में मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो गिरने लगता है। मार्जिनल प्रोडक्शन है वो अपना गिरने लगता है। जब अपना टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है वहां तक स्टेज सेकंड चलती है, और टोटल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है तब मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होता है? 0। यहां तक तो इसने सवाल पूछा ही नहीं, इसने ये पूछा व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लैंड इज नेगेटिव, नेगेटिव की बात की है। अब क्या होगा यहां पर? यहां पे अगर अपने बात करें तो अब जो टोटल प्रोडक्शन है वो तो अपना गिरने लग जाएगा। टोटल प्रोडक्शन में गिरावट आ गई है। अब टोटल प्रोडक्शन में जब गिरावट आ जाती है तब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऋणात्मक होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ऋणात्मक होती है, डिसैटिस्फैक्शन है, ये प्रोडक्शन में मतलब कामयाब नहीं है यहाँ पे। अब अपने को जो वेरिएबल अपना, जैसे शॉर्ट रन के अंदर ये अपने बात करते हैं, लो ऑफ डायमेंशिंग रिटर्न की बात अगर कहां पर देखें, कहां पर की जाती है? हमेशा शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर की जाती है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में अगर अपने स्टेज आ जाती है, मार्जिनल प्रोडक्शन है वो 0 से नीचे चला जाता है, ऋणात्मक चला जाता है, तो वो डिसैटिस्फैक्शन है, असंतुष्ट उत्पादन है, ठीक है। तो अब ये कौन सी स्टेज है? ये स्टेज 3 है। तो इन्होंने यही पूछा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो जब ऋणात्मक है, मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव है, तो फार्मर कौन सी स्टेज में बिलोंग करता है? स्टेज 3 में बिलोंग करता है, और उसको वो प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? स्टेज 3 के अंदर होगा, वो स्टेज 3 के अंदर होगा यहाँ पे। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में एक चीज और दी इन्होंने, स्टेज फर्स्ट फॉर लैंड। देखो, लैंड है वो शॉर्ट रन के अंदर बढ़ाई घटाई नहीं जा सकती है। स्टेज सेकंड फॉर लैंड, तो लैंड तो बढ़ाई घटाई जा ही नहीं सकती है, लैंड का तो कोई इश्यू नहीं है। बात बची सिर्फ लेबर की। शॉर्ट रन के अंदर क्या होते हैं? जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनमें एक वेरिएबल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? एक वेरिएबल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट फिक्स होते हैं। तो वेरिएबल या तो लेबर हो सकती है या कैपिटल हो सकती है।
वेरिएबल या तो लेबर हो सकती है या कैपिटल हो सकती है। तो यहाँ पे लेबर है तो भी राइट है और कैपिटल है तो भी राइट है। कहने का मतलब हम लेबर बढ़ा रहे हैं शुरू में तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है और बढ़ते मैनर में बढ़ रहा है, यानी इंक्रीजिंग मैनर में बढ़ रहा है। फिर और लेबर बढ़ा रहे हैं तो भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उस मैनर से नहीं बढ़ रहा जिस मैनर से पहले स्टेज फास्ट में बढ़ रहा था। और लेबर बढ़ा रहे हैं, ज्यादा जरूर से ज्यादा लेबर आ जाएगी तो प्रोडक्शन घटने लग जाएगा, क्योंकि आपस में बातें करने लग जाएंगे, आपस में काम नहीं करेंगे, सीनियरिटी का इश्यूज आ जाएगा। तो ये कौन सी आ जाएगी? थर्ड स्टेज आ जाएगी। तो थर्ड स्टेज डिसैटिस्फैक्शन है। तो फार्मर को कहां तक प्रोडक्शन, कहां तक लेबर इंक्रीज करनी चाहिए? मैक्सिमम प्रोडक्शन तक, यानी स्टेज 2 तक ही प्रोडक्शन करना चाहिए, यानी लेबर बढ़ानी चाहिए। या फिर कैपिटल की बात होती है तो कैपिटल बढ़ानी चाहिए थी। मार्जिनल प्रोडक्शन जब जीरो से नीचे चला जाता है तो वो डिसैटिस्फैक्शन का एक दायरा होता है। अभी देखो मैं आपको एक और ग्राफ बताता हूं जो आगे के क्वेश्चन का ग्राफ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, ठीक है। तो आप 1 मिनट का वेट कीजिए, तो मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखिए यहाँ पे, ये देखो हमने बात की थी शुरू में, जैसे मान लो कि आप, ये आउटपुट का है, ये इनपुट का, इनपुट में मान लो लेबर की बात हो रही है, कैपिटल की। जब आप क्या करोगे, लेबर को बढ़ाओगे तो शुरू में प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये जो मतलब यहां तक है, ये स्टेज फर्स्ट है। इसको अपने मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेज बोल सकते हैं या फिर अपने पॉजिटिव रिटर्न बोल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद भी आप लेबर बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन उस रेशियो में नहीं होगा। देखो यहाँ तो ग्राफ बहुत खड़ी पोजीशन में, यहाँ पे इंक्रीजिंग मैनर में, सॉरी डिक्रीजिंग मैनर में इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये स्टेज सेकंड है, इसको डायमेंशिंग रिटर्न बोलते हैं। और उसके बाद भी आपने लेबर बढ़ा दी तो इसका मतलब जरूर से आपने ज्यादा लेबर लगा दी, जो आपस में बातें ज्यादा करती है, काम कम करती है। अब आपका प्रोडक्शन है वो गिरने लग जाएगा, टोटल प्रोडक्शन है, तो उसको अपने नेगेटिव रिटर्न बोलते हैं। ये 3 स्टेजेस होती है। तो जो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि मार्जिनल प्रोडक्शन जब ऋणात्मक हो जाए तो फार्मर कौन सी स्टेज में होता है? तो फार्मर कौन सी स्टेज में होता है? थर्ड स्टेज के अंदर होता है। अपने को ये ध्यान रखना है। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट अपने वापस चौथे क्वेश्चन की तरफ, 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी आगे चले गए थे अपने, वापस चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन क्लियर है आपके? इसका राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। देखो वैसे तो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन देखें तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आते हैं। अगर वो नहीं देखें तो मे भी आपको समझ ना आए, तो वो देखो, पहले आपको वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने बात करें 4th नंबर क्वेश्चन, व्हेन टोटल प्रोडक्ट्स इज हाईएस्ट, टोटल जो प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? पीछे के जस्ट ग्राफ में अपने ये बात को, ये जब टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट होगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होगा? 0 होगा। अभी एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जैसे क्या होता है। देखो जब मान लो आपने एक लेबर लगाई तो काम हो रहा था 10 क्विंटल उत्पादन हो रहा था। 2 लेबर लगाई तो उत्पादन कितना हुआ? 22 क्विंटल। पहले एक आदमी कितना कर रहा था? 10। एक यूनिट ऐड करते ही, एक लेबर ऐड करते ही प्रोडक्शन कितना हुआ? 12। तीसरी लेबर ऐड करते ही प्रोडक्शन हो गया 35 क्विंटल। क्यों क्यों हुआ ये? ऐसा बताता हूं। अभी मान लो प्रोडक्शन हो गया 36, पहली यूनिट कितना कर रही थी? 10। दूसरी ऐड करते ही डिफरेंस कितना आया? 12। तीसरी ऐड करते डिफरेंस कितना आया? 14। इसको अपने मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जैसे मान लो कि एक फार्म है, ये एक खेत है, इसको कवर करने के अंदर हमें लगभग 5-6 मजदूर की आवश्यकता थी, लेकिन एक मजदूर बेचारा काम कर रहा था तो वो 10 क्विंटल ही प्रोड्यूस कर रहा था, उसकी कैपेसिटी इतनी थी। जैसे ही 2 लेबर लगाई तो उनके बीच का जो कॉम्बिनेशन वो बढ़िया बना, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया और इस कॉम्बिनेशन की वजह से एक 10 कर रहा है तो 2 से कितना आना था? 20, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन अच्छा बना, इस वजह से कितना आ गया? 22 क्विंटल। ऐसे ही अपने क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे 36 कर लेते हैं ना अपने, यहाँ डिफरेंस कितना आया? 14 का, ये ध्यान रखना। जैसे ही हम दूसरी से तीसरी यूनिट की तरफ जाते हैं, एक यूनिट और ऐड करते हैं, प्रोडक्शन हुआ 36 क्विंटल। अगर इस हिसाब से देखें तो एवरेज कितना आ रहा था? 2 आदमी है तो 22 करे तो 11, तो यहाँ 33 आ सकता था, लेकिन यहाँ आ गया 36। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, इस वजह से 36 आ गया। यानी एक ऐड करते ही कितना ऐड हुआ? 14 क्विंटल। पहले एक यूनिट ऐड करते ही 10 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ, फिर एक यूनिट ऐड की तो 12 क्विंटल बढ़ा, फिर एक यूनिट आपने ऐड की तो फिर कितना हुआ? 14। तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन है। यानी जब आप वेरिएबल जो फैक्टर है उसकी एक यूनिट ऐड करते हो तो उससे प्रोडक्शन कितना अपने को मिलता है, वो प्रोडक्शन कितना हो गया? मतलब एक यूनिट ऐड करते ही जो प्रोडक्शन बढ़ा, अपना इंक्रीज हुआ, उसको अपने मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं।
तो शुरू में ये इंक्रीज हो रहे हैं, अपने पीछे बात की थी स्टेज फर्स्ट के अंदर। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप 4 लेबर ऐड करते हो, तो यहाँ 36 की बजाय अब आपका प्रोडक्शन हो गया 42 क्विंटल। कितना हो? 42। कितना इंक्रीज हुआ? 36 से 42 में सॉरी 6 क्विंटल ऐड हुआ। 6 क्विंटल इंक्रीज हुआ यहाँ पे। पहले कितना हो रहा था? 10, फिर 12, फिर 14, अब कितना हुआ? 6। क्यों? क्योंकि अब वाली जो लेबर है, अब अपॉर्चुनिटीज कितनी है प्रोडक्शन करने की, क्योंकि यहाँ जो एरिया है वो फुलफिल होता जा रहा है, तो सिर्फ यहाँ 6। अब जैसे ही 5वीं लेबर ऐड करोगे आप, 5वीं लेबर ऐड करोगे, यहां लिख लेता हूं, 5वीं लेबर ऐड करते ही जो प्रोडक्शन हुआ वो 45 क्विंटल हुआ। अब चौथी से 5वीं की तरफ गए तो कितना इंक्रीज हुआ? सिर्फ 3 इंक्रीज हुआ। ये इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन पहले हो रहा था उतना हो रहा है कि अब 6 हुआ, फिर 3 हुआ। जैसे ही आप छठी लेबर आप डालोगे तो छठी लेबर में भी 45 क्विंटल ही प्रोडक्शन आएगा। अब क्या हुआ? मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ? 0। एक लेबर लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये इससे ज्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, इस खेत की कैपेसिटी इतनी है। तो अब ये टोटल प्रोडक्शन कितने पर है? मैक्सिमम पर है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन अपना कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, सीधी सी बात है। ये देखो, शुरू में मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर 6 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 0 हुआ, तो फिर अपना क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। तो यहां पर जो डिक्रीज हुई है, मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, देखो पहले 10, 12, 14 था, अब 6, 3, 0 हो गया। तो फिर ये डिक्रीज होगा, लेकिन पॉजिटिव कंडीशन में होगा। डिक्रीज होगा लेकिन पॉजिटिव कंडीशन में होगा। ये स्टेज कौन सी है? सेकंड स्टेज है। अब आपने 6 से 7वीं लेबर लगा ली, तो वो दूसरी जो लेबर है उस काम कर रही है, उनको भी बात नहीं लगाएगी। सीनियरिटी जूनियरिटी का लफड़ा होगा, बीच में वो तकरार हो सकता है ना, जो खाली बैठे रहते हैं वो यही करते हैं। -3 आ गई, अब क्या? मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घट गया, तब ये ऋणात्मक आ गई है। तो ये स्टेज कौन सी आ गई? थर्ड स्टेज आ गई। तो अब देखो, मार्जिनल प्रोडक्शन हाईएस्ट कब होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन हाईएस्ट तब होता है जब अपने स्टेज फर्स्ट के एंड में होते हैं। स्टेज फर्स्ट के एंड में होते हैं। और टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट कब होता है? जब स्टेज सेकंड के एंड में होते हैं, जब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है। टोटल प्रोडक्शन जब हाईएस्ट होता है स्टेज 2 के एंड में, तो मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है। स्टेज फर्स्ट से लेकर स्टेज सेकंड तक जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो गिर रहा है, उसके बाद वो ऋणात्मक चला जाता है। तो अपने टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम वहां तक ही प्रोडक्शन करना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज हाईएस्ट। टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट है तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होगा? 0। राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का राइट आंसर सी होगा, यानी 0। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। व्हेन प्राइस राइज डिमांड। जब किसी चीज की कीमत, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, कीमत बढ़ती है, तो उसकी डिमांड पर क्या फर्क आता है? सिंपल सी बात है, कोई भी वस्तु है उसका रेट बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? फटाफट आंसर देना, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। पहला ऑप्शन है ए, डिक्रीज, डिमांड कम होगी। बी ऑप्शन है मतलब कांस्टेंट लिखना था ना, कांस्टेंट यानी स्थिर रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी, इंक्रीज होगी डिमांड। डी, रिमेन सेम, सेम ही रहने वाली है ना। तो अब देखो राइट आंसर बताइए, फटाफट बता दिया होगा आपने। ये डायग्राम देखो, जब कोई वस्तु 40 रुपए की थी तो 40 रुपए देने की क्षमता ज्यादा लोगों के पास थी, तो उसकी डिमांड ज्यादा थी। जैसे ही प्राइस 60 रुपए हुआ तो लोगों के पे करने की जो कैपेसिटी है वो कम हुई, कुछ लोगों के पास ही पैसा है इतना कि वो 60 रुपए पे कर सके 40 वाले, तो डिमांड घट जाएगी। अगर उसकी प्राइस 80 रुपए कर दें तो उसकी डिमांड और भी घट जाएगी। तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ हमेशा ही डिमांड क्या होती है? घटती है। प्राइस बढ़ने के साथ साथ हमेशा ही डिमांड घटती है। तो राइट आंसर होगा फिफ्थ का ए, डिक्रीज होगी, यानी डिमांड कम होगी। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। व्हेन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वी गेट। टोटल जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो अपनी लग रही है, उसको अपने जितनी यूनिट प्रोड्यूस की गई है, यानी कुल जो लागत है उसके अंदर कुल उत्पादन का भाग दे दें। टोटल प्रोडक्शन का अगर हम भाग देते तो हमने क्या निकाला है यहाँ पे? इससे क्या आएगा? है ना, सिंपल सी बात है। कुल लागत में कुल उत्पादन जो इल्ड है, प्रोडक्शन है, जिसको हम वाई बोलते हैं, वो कितना आया, है ना, इल्ड कितनी आई। टोटल कॉस्ट क्या है और उसका प्रोडक्शन क्या है। कॉस्ट कितनी आई अपनी और उसका प्रोडक्शन कितनी यूनिट हुआ, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं इसे? मार्जिनल कॉस्ट ऑप्शन ए, बी एवरेज कॉस्ट,
मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है सीमांत लागत, एवरेज कॉस्ट का मतलब है औसत लागत, सी ऑप्शन है फिक्स कॉस्ट यानी मतलब स्थिर लागत, और डी ऑप्शन है वेरिएबल कॉस्ट यानी जो भिन्न लागत होती है ना, अस्थिर लागत जिसको बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला किसका पूछा है इसने, बहुत सिंपल है, एवरेज कॉस्ट का पूछा है। किसका पूछा है यहाँ पर, एवरेज कॉस्ट का। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है जितना आपने खर्चा किया है। मान लो आपने खर्चा किया 10,000 रुपए किसी चीज के प्रोडक्शन में, और आपने प्रोड्यूस की 10 चीजें उसमें। कितनी प्रोड्यूस की, 10। 10 का 10,000 खर्चा लगा तो एक का कितना लगा, 1,000 रुपए। तो आपने ये क्या निकाली है, एवरेज कॉस्ट निकाली, और कुछ नहीं। तो 6 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपने बात करें 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, परफेक्ट इलास्टिसिटी इज शो बाय। परफेक्ट इलास्टिसिटी है वो कैसे शो होती है, कर्व के अंदर पूछा है। पहले फटाफट ऑप्शन देख लीजिए, जिसको आंसर आता है वो फटाफट दे दीजिए, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑप्शन ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, दो लाइनें बनती है जैसे ग्राफ में, एक लाइन अपने इधर की लेते हैं, एक लाइन अपने ये लेते हैं, दो लाइनें होती है। तो इसने बोला है कि वर्टिकल जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है वो स्ट्रेट होगी, और सी है स्लोपिंग कर्व राइट टू लेफ्ट। स्लोपिंग कवर जो होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, स्लोप होगा वो राइट टू लेफ्ट, स्लोपिंग कवर लेफ्ट टू राइट। तो इनमें से कौन सी कंडीशन आएगी अगर परफेक्ट इलास्टिसिटी है। परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि प्राइस तो सेम ही रहता है फिर भी डिमांड बढ़ रही है। प्राइस तो सेम ही रहता है लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है, तो उसको अपने परफेक्ट इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो कौन सा केस आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फटाफट आंसर कीजिए इसका। देखो, प्राइस नहीं बढ़ रहा है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, प्राइस नहीं बढ़ रहा है फिर भी डिमांड बढ़ रही है। तो ये जो अपने डिमांड, जो क्वांटिटी की जो डिमांड है उसमें तो कोई फर्क आ ही नहीं रहा है। सॉरी, क्वांटिटी डिमांड इसमें तो फर्क आ रहा है, प्राइस में तो कोई फर्क नहीं आ रहा है। प्राइस की लाइन तो क्या रहनी है, फिक्स रहनी है, मूव नहीं करेगी इधर उधर, है ना, बिल्कुल भी। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ही क्या रहेगी, इसमें स्ट्रेट रहेगी। तो सातवें का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है, 7 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 8 नंबर क्वेश्चन, सप्लाई फॉर पेरिसेबल्स इन वेरी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन जो कम समय के लिए प्रोडक्शन होता है ना। देखो, जिसके अंदर लो ऑफ डायमेंशन लगता है, एक में लो ऑफ रिटर्न लगता है, तो लॉन्ग रन में लो ऑफ रिटर्न की बात आती है। लो ऑफ डायमेंशन जो है, डायमेंशन रिटर्न की जो बात आती है, तो उसके अंदर अपने शॉर्ट रन के अंदर बात करते हैं। शॉर्ट रन यानी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, इतने टाइम में अगर कोई चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको अपने शॉर्ट रन बोलते हैं। शॉर्ट रन में कंडीशन क्या होती है, जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, और उसके अलावा लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी इंटरप्रेन्योर्स बोल देते हैं आप उसको। तो इनमें से एक चीज वेरिएबल होती है, बाकी सारी की सारी फिक्स होती है, कांस्टेंट। यानी जो भूमि है, उसके अलावा जो अपना कैपिटल है, भूमि बोले तो लैंड है, कैपिटल है, कैपिटल बोले तो पूंजी, लेबर है यानी मजदूर है, और उसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स है यानी जो संगठन है। इनमें से कुछ, इनमें से सारी चीजें स्थायी रहेगी, सिर्फ एक अस्थायी रहती है, तो उसको अपने शॉर्ट रन का ये करेक्टर होता है। तो इन्होंने बोला है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर जो पेरिसेबल चीजें होती है, जो खराब होने वाली वस्तुएं होती है, उनकी जो मतलब सप्लाई होती है वो कैसी होती है। मतलब ऑप्शन ए कैन बी इंक्रीज, बढ़ सकती है, बी कैन बी डिक्रीज, घट सकती है, सी रिमेन कांस्टेंट, मतलब एक स्थिर रह सकती है, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा इसमें। ठीक है, मैं बताता हूँ, आपने जो आंसर देना था वो दे दिया होगा। देखो, जो पेरिसेबल चीजें होती है शॉर्ट रन के अंदर, उनका प्राइस बढ़े या घटे, प्राइस की सप्लाई प्राइस से प्रभावित होती है ना। जैसे प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन जो पेरिसेबल नेचर की चीजें, चाहे उनका प्राइस बढ़े या घटे, प्राइस बढ़े या घटे, उनकी सप्लाई क्या रहनी है, फिक्स रहनी। परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्ट इनइलास्टिक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि पेरिसेबल नेचर की, आपने सप्लाई ज्यादा कर दी और उतनी मार्केट में नहीं बिकी तो खराब हो जाएगी, है ना। तो प्राइस बढ़ने के साथ इसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, इनकी सप्लाई है वो फिक्स रहेगी। तो राइट आंसर क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, यानी सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन होगा वो इंस्टेंट होगा। ये परफेक्ट
इन इलास्टिसिटी को शो करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं? अगर आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया लग रहे हैं तो आप जरूर इनका रिव्यू कीजिए, फीडबैक दीजिए। और जो इकोनॉमिक्स वगैरह का जो हमने कोर्स वगैरह करवा रखा है, तो जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इसके बाद कौन सी जो अपने एप्लीकेशन है जिस पर पूरे के पूरे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म, जिस पर एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो आप घर बैठे घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ या वेबसाइट, ऑनलाइन एग्रीकल्चर के नाम से हमारा वेबसाइट है और इसी नाम से एप्लीकेशन है। तो उसको आज ही आप इंस्टॉल करिए और उसको विजिट करिए, और लगता है कि आपके जो आने वाले फर्दर जो एग्जाम है फ्यूचर में उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आज ही आप अपना पैक खरीद सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। अभी जो हम ई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इंडिया का एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा ई प्लेटफॉर्म है, तो उस पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब। नेक्स्ट अपने बात करें 9 नंबर क्वेश्चन, वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वेन। हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, हमें अधिकतम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है मार्जिनल यूटिलिटी इज द सेम, अगर मार्जिनल यूटिलिटी सेम होती है। बी ऑप्शन टोटल यूटिलिटी इज द सेम, टोटल यूटिलिटी सेम होती है तब। एवरेज यूटिलिटी इज डिक्रीज, एवरेज यूटिलिटी डिक्रीज होती है तब। या टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तब। कब हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं? तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं जब हमारा प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। इसके बाद अब जो है अपनी टोटल यूटिलिटी वो गिरने लग जाएगी। तो इस पॉइंट पे जहां से टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, तो वहां पर अपने को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो पीछे मैंने आपको ग्राफ में शो किया था। तो राइट आंसर कौन सा होगा? यहां पर डी ऑप्शन होगा, वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लो, यहां पे आप देख सकते हो शुरू में देखो बिग इंक्रीज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यहाँ सेटिस्फैक्शन चलिए, शुरू के अंदर हैप्पीनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद इंक्रीज तो होती है लेकिन उस अनुपात में नहीं होती जिसको डिमेंसिंग बोलते हैं अपने ना, तो डिमेंसिंग सेटिस्फैक्शन होता है। उसके बाद जब अपने पास हाईएस्ट यूटिलिटी होती है यानी मार्जिनल यूटिलिटी उस समय 0 होती है, उस समय हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो नहीं सकता। और अब इसके बाद सेटिस्फैक्शन हमारा गिरने वाला है, यानी सेटिस्फैक्शन होगा वो डिक्रीज होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपने डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, the amount added to total cost for producing additional unit for output is known as। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, पीछे कई बार अपने डिस्कस कर चुके हैं। देखो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 3 सेक्शन के अंदर अपने डिस्कस कर रहे हैं। पहले के अंदर अपने बात करते हैं जैसे प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन फंक्शन की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उसके बाद डिमांड है, सप्लाई है, उसके बाद कॉस्ट है, यूटिलिटीज है, इसमें तो ये एक सेक्शन। दूसरा अपने टाइप ऑफ मार्केट्स का है, ठीक है, टाइप ऑफ मार्केट्स। और तीसरा जो अपने एग्रीकल्चर के अंदर जो बैंकिंग है, और जैसे बैंकिंग का जो डेवलपमेंट है या फिर अपने जैसे लोन वगैरह के अंदर जो भी डेवलपमेंट है, उसका अपने 3 पार्ट में। तो पहले पार्ट के अपने डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर अपने आज जो अपनी क्विज है वो है प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड, यूटिलिटी से रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड, है ना। तो अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, द अमाउंट एड टू टोटल कॉस्ट। कोई पहले जो टोटल कॉस्ट लग रही थी उसमें थोड़ी अमाउंट और हमने डाली, प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए, अलग मतलब और अतिरिक्त यूनिट इकाई उत्पादन करने के लिए हमने क्या है कॉस्ट और डाली। तो ये जो अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए जो हमने कॉस्ट डाली, उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? जैसे मान लो हम पहले प्रोड्यूस कर रहे थे 40, अब हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं 41वीं यूनिट। तो इस 41वीं यूनिट के लिए हमने क्या किया, कुछ कॉस्ट और डाली, कुछ कॉस्ट और लगाई, कहने का मतलब और इन्वेस्टमेंट किया। तो उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत, ऑप्शन बी है एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत, सी ऑप्शन है टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा राइट नहीं। अब देखो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे एडिशनल आप कॉस्ट दे रहे हैं, है ना,
तो जो एडिशनल दे रहे हैं, एडिशनल आप प्रोडक्शन के लिए, तो एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? अपने मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत बोलते हैं। यानी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कौन सा राइट आंसर होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। यहाँ राइट आंसर कौन सा आपका? ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द ऑथर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन वाज। देखो वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, ये कौन से फिलोसोफर द्वारा लिखी गई है? वेल्थ ऑफ नेशन। ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है रिकार्डो, ऑप्शन सी है रॉबिन्स और डी ऑप्शन है एडम स्मिथ। सिंपल सा है, पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको करवाया था। अब देखो ये जो लेक्चर है ये ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर दिए गए लेक्चर है, उन लेक्चर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं है ये कोई जरूरी नहीं है, तो कंप्लीट कोर्स है वो आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर पर मिलेगा। तो यहाँ पे कौन से राइटर है जो वेल्थ ऑफ नेशन जिन्होंने बुक राइट की थी? अब देखो आपको बुक की पुस्तक जो बुक है उसकी फोटो ही दिखा देते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन, ऊपर राइटर का नाम भी दिख रहा होगा एडम स्मिथ। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, द कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन वर गिवन बाय। तो कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन जो है वो किसने दिया था? यहाँ पे फिलोसोफर की बात करें तो ए ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी ऑप्शन है रॉबिन्स, रॉबिन्स है, ये अलग अलग नहीं है, यहाँ पे बीच में स्पेस गलती आ गया, रॉबिन्स, पियोगू और मार्शल। किसने दिया था कैनन ऑफ टैक्सेशन? ये दिया था एडम स्मिथ ने। वैसे अपने जब टैक्स की बात करेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे, वैसे थोड़ा सा सिंपल मैं बता देता हूं। बाय कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वाज सिंपली मींस द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी विच ए गुड टैक्स सिस्टम शुड प्रोसेस। कोई भी वस्तु है उसके जो टैक्स की प्रोसेस है ना, उसके जो कैरेक्टर है, उसकी जो क्वालिटी है, वो जो सबसे पहले दिया था वो एडम स्मिथ ने दिया था। इनफैक्ट कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ टैक्स। टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है उससे संबंधित है ये जो मतलब अवधारणा दी हुई है, एक तरह से कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिया। एडम स्मिथ फर्स्ट डिवाइज द प्रिंसिपल ऑफ कैनन ऑफ टैक्सेशन इन 1776। यानी इन्होंने सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल दिया था ये 1776 में दिया था, 1776 के अंदर दिया था। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। देखो हमने पीछे कॉस्ट के लेक्चर में बात की थी, एक फिक्स कॉस्ट होती है, चाहे 10 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 20 करो, 30 करो, फिक्स कॉस्ट तो रहनी है। प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा। तो अब इन्होंने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट अगर जीरो हो तो टोटल कॉस्ट विल बी, इन दोनों को मिला के हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉस्ट दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट बोलते हैं। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है? जीरो, और फिक्स कॉस्ट है वो तो लग रही है। तो टोटल कॉस्ट का क्या सीन होगा? व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो द टोटल कॉस्ट विल बी, टोटल कॉस्ट क्या होगी? ये तो जीरो है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होगी, जीरो होगी। टोटल कॉस्ट में अकेला वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं आता है, जीरो तो हो ही नहीं सकती है। इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, देख सकते हो आप, हो सकता है आंसर, सोचिए। सी ऑप्शन है इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो आएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि जैसे मान लो कि आपने वेरिएबल कॉस्ट लगाई 1000 और उसमें यूनिट प्रोड्यूस की 10, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? एक प्रोडक्ट के लिए एवरेज 100। लेकिन अब यहाँ तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो है, यूनिट तो फिर जीरो ही प्रोड्यूस होगी, तो ये तो जीरो यानी, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है, सोचना इस पर था। वेरिएबल कॉस्ट जीरो है तो फिक्स कॉस्ट बची, फिक्स कॉस्ट प्लस जीरो बराबर टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी? जाहिर सी बात है फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, हाँ सॉरी, आप इसको और ज्यादा समझना है तो देखिए, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। जो वेरिएबल कॉस्ट है, अब देखो ये देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट, अगर सोचो वेरिएबल कॉस्ट जीरो है तो टोटल कॉस्ट जीरो नहीं है, किसके बराबर है? ये फिक्स कॉस्ट के बराबर है। जैसे ही आपने वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाई तो आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम ही, जो वेरिएबल कॉस्ट है, मान लो आपने फिक्स कॉस्ट है आपकी 100 रुपए और अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट है जीरो, तो 100 प्लस जीरो कितनी आएगी? 100 ही आएगी। लेकिन आप वेरिएबल कॉस्ट लाए 10, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 100 तो फिक्स है ही, 10 वेरिएबल हो जाएगी 110।
तो उसी रेशियो के अंदर टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। फिर आपने और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाई तो फिर टोटल कॉस्ट और बढ़ेगी, फिर आपने वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाई फिर टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, फिर आपने वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाई तो आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। तो जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट जीरो है तो अब आपकी टोटल कॉस्ट किसके बराबर, देखो जीरो से नहीं शुरू हुआ है ग्राफ, तो ये किसके बराबर होगी, फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी। इधर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ, इधर आउटपुट्स दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहली बात तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, उससे पहले मैं ऑप्शन बोल देता हूं, जिनको आता है वो आंसर दे देंगे इतने में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ए ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एंटरप्राइजेस। जो सप्लीमेंट्री एंटरप्राइजेस है उनकी कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन्स, कोई बेस्ट अल्टरनेटिव है उसकी जो कॉस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन की लागत है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी अलग अलग बातें हैं। अब देखो अपॉर्चुनिटी, इनमें से आप आंसर दीजिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता देता हूं, आपके पास 50 kg यूरिया है, आपके पास यहां दो फसल है, एक वीट है एक मान लो मस्टर्ड है। अगर ये वीट में देते हो 50 किलो तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा जो मुनाफा होगा वो 1500 रुपए होगा, और ये मस्टर्ड में देते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा इसके देने से वो 1000 रुपए होगा। कौन सा लोगे आप, 1500 वाला छोड़ के 1000 रुपए तो कोई नहीं लेगा, 1500 ही लेगा। तो ये बेस्ट अल्टरनेट पे आप खर्चा कर रहे हो, कॉस्ट कर रहे हो, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अब तो राइट आंसर दे देना चाहिए आपको, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ फॉरगॉन, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, आपने अपने खेत में जितना प्रोड्यूस किया उस पर कितनी कॉस्ट लगी है, सारी कॉस्ट। कॉस्ट वाला आपने चैप्टर पढ़ा था, C3 कॉस्ट आती है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आपने 100 क्विंटल प्रोड्यूस किया, 100 क्विंटल आपने प्रोड्यूस किया, कितना खर्चा लगा के, 50,000 खर्चा लगा के, तो आपका एक क्विंटल पे खर्चा कितना आया, 500 रुपए। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में ये डिफरेंस होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, बी ऑप्शन राइट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जो रेवेन्यू है उसमें से इकोनॉमिक्स प्रॉफिट माइनस कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी यहां पे दूसरा फॉर्मूला आप ये देख सकते हो, व्हेन व्हाट वन सैक्रिफाइस, एक को हमने छोड़ा, मस्टर्ड में हमने नहीं दिया, व्हाट वन गेन, हमने सैक्रिफाइस कितना किया, 1000 रुपए छोड़ दिए भाई हमने, 1000 रुपए का फायदा, लेकिन फायदा हमने कितने का लिया, 1500 का लिया। फायदा कितने का लिया, 1500 का लिया। तो यहाँ अपने पास जो रेशियो आया जो वो कितना आया था, 1/1.5 का आया था, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले भी याद रख लेना। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज ऑन एन इंडिविजुअल फार्म लेवल इट एज ए। देखो जो फार्म लेवल है उस पे अपने जो रिसोर्सेज है उनका बहुत ही बढ़िया इष्टतम यूज करना, मतलब बढ़िया तरीके से उनको यूज करना किसी पर्टिकुलर द्वारा ना, मतलब इंडिविजुअल फार्मर द्वारा। तो उसको अपने कौन सा मतलब बोलेंगे, कौन क्या बोलेंगे उसको, एक पर्टिकुलर फार्मर जो है वो अपने फार्म पर जितने भी रिसोर्सेज है उनको बहुत बढ़िया मतलब यूज करके अच्छा प्रोडक्शन ले रहा है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन फार्म मैनेजमेंट, बी ऑप्शन प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, सी ऑप्शन एग्रीकल्चर मार्केटिंग और डी ऑप्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है ये बताइए। वो फार्म को मैनेज कर रहा है ना, फार्म को मैनेज कर रहा है इसलिए अपने उसको क्या बोल देंगे, फार्म मैनेजमेंट। और फार्म मैनेजमेंट अपने आप में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ नंबरिंग गलत आ गई ना, चलो कोई बात नहीं। पर हेक्टर कैलकुलेटेड कॉस्ट इज नोन एज, पर हेक्टर जो आप मतलब खर्चा लगा रहे हैं उसको अपने क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, बी ऑप्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सी ऑप्शन कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, डी ऑप्शन टोटल कॉस्ट। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। पर यूनिट पीछे बताया था इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तुरंत आंसर दे दिया। आप ऐसे क्वेश्चन को क्विकली आंसर दीजिए। पर हेक्टेयर आपका टोटल खर्चा C3 कॉस्ट क्या लग रही है ना, उसको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बोलते हैं। तो पर हेक्टर जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए आपका जितनी कॉस्ट लग रही है, चाहे फिक्स कॉस्ट है चाहे वेरिएबल कॉस्ट है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह सब मिलाकर कितनी है, तो उसको अपने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बोलेंगे।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, पेमेंट मेड टू लेबर फॉर इट्स असिस्टेंट टू प्रोडक्शन इज कॉल्ड। लेबर कोई काम करती है और वो कोई चीज प्रोड्यूस करती है, तो उस चीज के बदले हम लेबरर द्वारा लेबर की जाती है, वर्कर द्वारा वर्क किया जाता है। लेबरर काम करने वाला आदमी, उसके द्वारा काम किया जा रहा है वो लेबर है। लेबर का जो रिवार्ड है वो क्या है, काम के बदले जो उसको मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, रेंट बोलेंगे, बी वेज बोलेंगे, सी इंटरेस्ट बोलेंगे, डी नन ऑफ दीज बोलेंगे। क्वेश्चन नहीं आता तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का फिर आपको क्या भी नहीं आता, सीधी सी बात है। फटाफट राइट आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर है वेज। लैंड के लिए जो रिवार्ड मिलता है वो रेंट होता है, और जो लेबर के बदले रिवार्ड मिलता है वो वेज होता है। और जो आप किसी से लोन लेते हो, पैसे लेते हो और उसका इन्वेस्टमेंट करते हो, उस पैसे के बदले जो हमें रिवार्ड देना पड़ता है उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ लेबर का बोला है तो लेबर को वेज देंगे आप, ठीक है, वेज पे करेंगे। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, पर क्विंटल कैलकुलेट कॉस्ट इज नॉन एज। पीछे बता चुका हूं मैं, पर क्विंटल में जो आपकी कॉस्ट लग रही है, मतलब आप 100 क्विंटल उत्पादित कर रहे हैं अलग बात है, उसमें से एवरेज आपकी एक क्विंटल पे कितनी कॉस्ट खर्चनी पड़ रही है आपको, तो उसको अपने क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, नन ऑफ दिस। फटाफट बताइए, पीछे 2 बार डिस्कस हो चुका है इसका। इसको बोलेंगे अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। बी ऑप्शन राइट है आपका। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 19 नंबर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉफिट आर डिफाइंड एज, प्रॉफिट को हम दिखाते हैं पी यानी प्राइस बराबर आर माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये आप प्रॉफिट का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, पूछ लिया जाता है। वेयर टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन यहां पर ये आर क्या है, तो आर बराबर रेवेन्यू है, आर बराबर रिडक्शन है, आर द्वारा रिग्रेशन है, आर द्वारा कोफिशिएंट है। तो क्या होगा, आर का मतलब होता है रेवेन्यू, है ना, आर का मतलब क्या होता है रेवेन्यू। पी का, सॉरी यहाँ प्रॉफिट, मैंने पी का प्राइस गलत बता दिया, पी का मतलब प्रॉफिट, सॉरी पी का मतलब प्रॉफिट है ना, प्राइस डिमांड सप्लाई चलती रहती है दिमाग में प्राइस। तो यहाँ प्रॉफिट बराबर आर रेवेन्यू, टोटल कितना मिला, आपने जो सारा खेत का माल बेचा उसका प्रॉफिट निकालना है। तो माल बेचने से आपको रुपए मिले 50,000, जितना भी आपने प्रोडक्शन किया वो हुआ आपका 50,000 का, जिसमें से आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट लग गई आपकी 30,000 लगी मान लो, तो आपका यहाँ प्रॉफिट कितना आया, 20,000 आ गया। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आर का मतलब पूछा, तो आर का मतलब होता है रेवेन्यू, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट बराबर आर माइनस टीएफसी प्लस टीवीसी, है ना, ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रखना है। ए ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है देखो पहले आंसर से हो गया, कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर से हो गया, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करना, हमेशा आंसर से के साथ सेटिस्फाई मत हो जाना ना। भी अब मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो 0 हो गई है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है ना, ऐसा नहीं। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट फंक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन, सिंपल सी बात है। पर प्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे जैसे शॉर्ट रन की बात आई, शॉर्ट रन कुछ समय, क्योंकि अपने एग्रीकल्चर के लोग हैं तो एग्रीकल्चर में शॉर्ट रन प्रोडक्शन होता है। शुरू के अंदर अपने किसी चीज जो वेरिएबल है उसको बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज। कौन से मैनर में, इंक्रीजिंग मैनर में। एक लेबर से कितना प्रोडक्शन हुआ 10, 2 से कितना हुआ, लेबर बढ़ा रहे हो आप 22, सेम वही एग्जांपल पीछे वाला, 3 लेबर बढ़ाने से 36। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या आया 10, 1 यूनिट ऐड करने से 10 का फायदा। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या आया 12, यहां मार्जिनल प्रोडक्शन कितना आया 14। एक लेबर 10 क्विंटल प्रोड्यूस कर रही है और 2 लेबर 22 क्विंटल प्रोड्यूस कर रही है, कॉस्ट किसकी ज्यादा आ रही है, औसत कॉस्ट किसकी ज्यादा आ रही है, कॉस्ट किसकी ज्यादा आ रही है, कॉस्ट कम वाले की ज्यादा आएगी ना। भी 2 लेबर मिलकर 20 करती प्रोड्यूस, तब तो बराबर, 22 कर दी, ज्यादा प्रोड्यूस कर दी, बेनिफिट ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो कॉस्ट किसकी कम आएगी, कॉस्ट इसकी कम आएगी। तो प्रोडक्शन जब बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन जब बढ़ रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट है, यानी अगली यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, कम पैसा लगाना पड़ रहा है ना आपको, सीधी सी बात है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है तो मार्जिनल कॉस्ट घटती है। देखो
फिर उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्शन गिरेगा तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट तो बढ़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट तो क्या होगी, बढ़ेगी। सेम वो बात आ जाती है इसके बाद 4 आदमी मिलकर कितना कमा रहे हैं, सॉरी प्रोड्यूस कर रहे हैं 40 क्विंटल। अगली जो यूनिट है वो ऐड करने से कितना प्रोडक्शन बढ़ा, मान लो 4 ही बढ़ा। लेबर का रुपए तो उतने ही देने पड़े, लेकिन एवरेज जो कॉस्ट आ रही है वो क्या होगी, ज्यादा होगी ना। अब पहले मान लो एवरेज कॉस्ट, एक लेबर की कॉस्ट थी एवरेज अपने टोटल प्रोडक्शन करते करते उसकी मतलब पूरे सेशन की 20,000 थी, 2 की कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी। 2 की कितनी हो जाएगी, पूरे साल मान लो 40,000 हो जाएगी, एक सिंपल है। लेकिन एक आपको 10,000 सॉरी 20,000 में 10 क्विंटल प्रोड्यूस करके दे रहा था, अब ये 40,000 में कितने प्रोड्यूस करके दे रहा है, 22 क्विंटल प्रोड्यूस करके दे रहा है। यानी अगली यूनिट है वो कितना करके दे रही है, अगले 20,000 कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 नहीं कर रहे 10 क्विंटल, 12 क्विंटल कर रहे हैं। तो यहाँ तो मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन जब मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन घटेगा तो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा ही सेम टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है तो टोटल जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है वो कम होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर एवरेज प्रोडक्शन बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्शन बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट होती है वो क्या होती है, एवरेज कॉस्ट होती है वो घटती है। एवरेज प्रोडक्शन बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, घटती है। ये इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, रिवर्स इनवर्स रिलेशन है, ऋणात्मक रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव। हमेशा प्रोडक्शन और जो कॉस्ट होती है उसका जो कर्व होता है उसके बीच में हमेशा कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। ये मैंने आपको कॉस्ट वाले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था। 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो द टोटल प्रोडक्ट इज, पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, फटाफट आंसर क्या है, मैक्सिमम है। ग्राफ भी बता चुका हूं मैं, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा ना। मैंने बताया था जब प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल पे होता है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होता है, जीरो। पहले सवाल पूछा गया था, जस्ट उल्टा पूछा गया था। अब इसने पूछा है मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है, जीरो है, तो टोटल प्रोडक्शन किस लेवल पे होगा, हाईएस्ट लेवल पे होगा। तो आंसर मैंने फटाफट बता दिया, 21वें का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। जिसको आ रहा है वो ठीक है ना, थंब दिखा दीजिए। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना। व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ वन प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन लेवल ऑफ अनदर प्रोडक्ट, द रिलेशनशिप इज नोन एज। एक प्रोडक्शन बढ़ रहा है घट रहा है उसका दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका जो आपस का संबंध है इन दोनों प्रोडक्ट का वो कैसा है, दोनों के बीच में कंपटीशन, दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री संबंध है, दोनों के बीच में सप्लीमेंट्री संबंध है, या दोनों जॉइंट प्रोडक्ट है। तो राइट आंसर होगा सप्लीमेंट्री इफेक्ट है, यानी इनके एक के बढ़ने घटने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो कैसा रिलेशन है, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, द डिमांड ऑफ कॉमन साल्ट, प्राइस के बढ़ने घटने से साल्ट की डिमांड पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मैं एक्सप्लेन करके क्वेश्चन बोल दिया। आपके सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, द डिमांड फॉर कॉमन साल्ट इज, ऐसा तो नहीं है जो नमक है उसका प्राइस 10 रुपए किलो है और वो 6 रुपए किलो हो गया तो आप 1 किलो की बजाय 2 किलो खाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर 10 की बजाय 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो या 20 रुपए किलो भी हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप नमक खाना कम कर देंगे, है ना। ये कौन सी कमोडिटी, ये एसेंशियल कमोडिटी है जो आपके लिए चाहिए ही चाहिए ना, ये जरूरी है आपके लिए। तो इसकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब प्राइस पर फर्क पड़ेगा, प्राइस ऊपर नीचे होगा तो डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक या हाई इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक या फिर डी बोथ बी एंड सी। बी एंड सी ऑप्शन आ गया ना, तो कहीं पे फटाफट इसी पे टिक कर दो आप। ऑप्शन देखने अपने को सारे के सारे, देखो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन डिमांड वो की वही बरकरार है। जब ये वर्टिकल लाइन जब स्ट्रेट होती है तो वो परफेक्ट इन इलास्टिक होता है। क्या होता है, परफेक्ट इन इलास्टिक। तो परफेक्ट इन इलास्टिक तो ऑप्शन में था नहीं इसलिए इन इलास्टिक, वैसे यहाँ पे ऑप्शन ज्यादातर परफेक्टली इन इलास्टिक ही आएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो इस तरह की जो कमोडिटीज होती है जो एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आती है, उनके प्राइस बढ़ने घटने से उनकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये परफेक्टली इन इलास्टिसिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन,
द लॉ ऑफ डायमेंशन रिटर्न अप्लाई मोर जनरली टू? ऑप्शन ए क्लॉथ इंडस्ट्री में, बी ऑप्शन केमिकल इंडस्ट्री में, सी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में और डी फिल्म इंडस्ट्री में। सबसे पहली बात तो लॉ ऑफ डायमेंशन रिटर्न है, ये शॉर्ट रन के लिए होता है और एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वो शॉर्ट रन है। तो जाहिर सी बात है राइट आंसर कौन सा आएगा? सी ऑप्शन राइट आएगा। पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। लॉ ऑफ डायमेंशन रिटर्न क्या होता है? Each added input lead to the decreasing rate of output. It is best stop somewhere within the phase. मतलब यहां क्या है, आप जैसे ही एडिशनल यूनिट डाल लोगे, वो जो वेरिएबल फैक्टर है प्रोडक्शन का शॉर्ट रन के अंदर, तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग मैनर में होगा। तो इसको डायमेंशन रिटर्न लो कहा जाता है। ठीक है, तो ये डायमेंशन रिटर्न लो है, ये वो स्टेज है जब अपने को इसमें क्या कर देना चाहिए, प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, इससे ज्यादा प्रोडक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर तो सी होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन होगा, वो ही राइट होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ डायमेंशन रिटर्न का भी आपको पता होना चाहिए। पहले मैं बता चुका हूं, इंक्रीजिंग रिटर्न ये है स्टेज फर्स्ट वाला, ये डायमेंशन रिटर्न है और ये नेगेटिव रिटर्न है। नेक्स्ट सेम 25 क्वेश्चन में भी कहानी यही होगी, पहले आंसर आ गया, चलो कोई बात नहीं, समझ लेना। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, द लॉ विच इज वेरी यूजफुल इन द डिटरमाइनिंग द बेस्ट यूज ऑफ द लिमिटिंग रिसोर्सेज। ऐसा कौन सा लॉ है जो आपको बताएगा कि रिसोर्सेज को कहां पर यूटिलाइज करना चाहिए, बेस्ट कहां पे होगा? पीछे मैंने एक एग्जांपल बताया था, 50 किलो यूरिया है, वीट में दे तो 1500 का फायदा, मस्टर्ड में दे तो 1000 का फायदा है। कहां पे यूटिलाइज करना चाहिए? जहां 1500 रुपए का फायदा वहां करना चाहिए। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसको लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन दिए थे। लॉ ऑफ डायमेंशन रिटर्न अलग था, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, मान लो कॉफी के दाम बढ़ गए, ये कॉफी के दाम बढ़ गए, पहले कॉफी के दाम ये थे, ठीक है, तो कॉफी के दाम कम थे तो कॉफी क्या हो रही थी? जाहिर सी बात है ज्यादा बिक रही थी। कॉफी के दाम बढ़े तो कॉफी बिकनी कम हो गई, लेकिन यहीं साथ साथ में आप देखो चाय के दाम में न बढ़ोतरी हुई न घटे, प्राइस सेम का सेम रहा, लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ गई, क्योंकि कॉफी वाले कस्टमर किस तरफ आ गए? चाय की तरफ आ गए। तो ये क्या होता है? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। तो तीनों लॉ जो यहाँ दिए मैं वो मैंने आपको समझा दिए। कॉफी के दाम बढ़ गए तो कॉफी की डिमांड तो कम होगी, लेकिन चाय की प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चाय की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। क्यों? कॉफी वाले चाय पीनी पसंद करने लगे। तो उसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये तीन लॉ दिए हुए थे। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था कि रिसोर्सेज को कहाँ लगाना चाहिए अपने को, एक लेबर को हम लगाएं उससे 1000 रुपए का फायदा हो रहा है हमें दिन में, और उस लेबर को दूसरी जगह लगाएं तो वहां 1400 रुपए का फायदा हो रहा है। 1000 रुपए वाली जगह लगानी चाहिए या 1400 रुपए वाली जगह? ऐसी बात है 1400 रुपए वाली जगह लगानी चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। 25 का राइट आंसर लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। बाकी ये आप यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, देखना चाहता आप तो देख सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अपने फर्स्ट क्विज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्विज जो अगले अपने लेक्चर होंगे, यानी मार्केटिंग से जो रिलेटेड है वो पार्ट पहले अपने पूरा डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्विज पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए